बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि पाकिस्तान अमरीका को जंगी अड्डे नहीं देगा। अफ़गानिस्तान से आप जानते हैं कि बहुत सारे ग्रोह इंक्लूडिंग तालिबान ये कह चुके हैं कि अगर पड़ोसी मुल्क अपनी ज़मीन देगा या फैसिलिटेट करेगा अमरीका को तो इस खित्ते में बदअमनी ऐसे ही जारी रहेगी। तो एक मुस्तहकम अमन के लिए, एक मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनखला हो रहा है ये मुकम्मल इनखला हो। तो अभी जो बहुत सारी क्या सराहियाँ की जा रही थी, बहुत सारे सोर्सेज कोट कर रहे थे कि कोई नेगोशिएशंस हो रही है। नेटो के कुछ अफसरान ने भी कहा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की तरफ से भी ये बात आई। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी बहुत ही वाज़े अंदाज में इस बात की नफ़ी की है कि इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान अमरीका को इस तरह की कोई फैसिलिटेशन नहीं देगा। माजी में पाकिस्तान अमरीका को बहरहाल इस हवाले से फैसिलिटेट करता रहा है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है आयतुल्ला रईसी साहब जो हैं वो बन के ईरान के सदर, और उससे पहले वो वहाँ पे मुनसिफ़ आला भी रहे हैं। उनको कंजर्वेटिव एक कैंडिडेट सवर किया जाता है और खamenei साहब जो हैं उनको काफ़ी चाह रहे थे कि वो सदर बने। उनके सदर बनने के क्या असरात होंगे, इमरान खान साहब ने ईरान के नए सदर को मुबारकबाद भी दी है, मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। तो जो एक ख्वाहिश अब हमें ईरान में नज़र आ रही है कि वो वापस उस जौहरी प्रोग्राम का हिस्सा बने, ट्रंप के ज़माने में जिस प्रोग्राम से वो निकल गए थे, क्या वो हमें उसमें कुछ पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी नई लीडरशिप के साथ या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। और ईरान का भी जो सारा मामला है वो भी इस खित्ते के अमन के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के साथ साथ आज हम ईरान की सूरत हाल पे भी बात करेंगे और उनके जो नए सदर हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के हवाले से। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले इस बात को दोहराना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हमने पार्लिमान जैसे मुक़द्दस ऐवानों में जो हंगामा खेज़ी हमने देखी है वो बहुत अफसोसनाक है। बलूचिस्तान असम्बली मैदान जंग बनी हुई थी, वहाँ पर अपोजिशन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हुई, हुकूमत को बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आना पड़ा। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और यही वाला माहौल कौमी असम्बली में हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। ये माहौल, ये सियासी तनाव किसी सूरत कम होता हुआ कम से कम इन दिनों में हमें नज़र नहीं आ रहा, ना किसी तरफ से कोशिश हो रही है। तो मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। यूसुफ़ज़ई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ़ दुरानी साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं, अफ़गानिस्तान में बहुत अरसा इन्होंने गुजारा है। बहुत शुक्रिया आसिफ़ दुरानी साहब। और ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। और आप भी अफ़गान उमूर के माहिर भी हैं, दिफ़ाई तजियाकार भी हैं। तो यूसुफ़ज़ई साहब, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, पहले तो KP असम्बली में हमने देखा कि बड़े ही सिविलाइज तरीके से हो गया, बजट पेश हुआ और वहाँ पर अब बहस भी हो रही है और लोगों को समझ भी आया कि हुकूमत किस सिमत की तरफ जा रही है। कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में और थोड़ी हद तक पंजाब असम्बली में जो हंगामे हुए उस पर आपकी क्या राय है? आप इतने ज़मानों से देख रहे हैं कि बजट पेश होता है, ज़ाहिर है प्रोटेस्ट होता है, अपोजिशन कभी भी हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट पे मुतमईन नहीं होती, लेकिन इतनी लड़ाई की वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, एक तो जो हमारे शहरों में और इससे पहले जो एक कैंपेन चलाई थी यहाँ पे अपोजिशन ने, तो सियासी तनाव में काफ़ी इजाफा हो गया था। और वो तो ज़ाहिर है अपोजिशन जो थी वो तो हुकूमत गिराने की प्लानिंग कर रही थी, इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन फिर वो आपस में ही PDM में अख्तलाफात पैदा हो गए और वो तहरीक जो है वो मुलतवी करनी पड़ी। तो वो उसका इजहार मेरे ख्याल में अभी असम्बलियों में भी हो रहा है, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में जहाँ पे हुकूमत के पास अक्सरियत तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अपोजिशन काफ़ी मजबूत है। और फिर हमने देखा पंजाब असम्बली में भी काफ़ी जो वहाँ पे फ़र्क है वो इतना नहीं है। पंजाब में तो ज़ाहिर है असल तो जो मुकाबला होता है सियासत में, इंतखाबात में, पंजाब ही फैसला करता है कि पाकिस्तान में किसकी हुक्मरानी होगी, कौन सी सियासी जमात जीतेगी। बलूचिस्तान में तो हमारा ये ख्याल नहीं था कि इतना ज़्यादा सियासी तनाव है, लेकिन अभी ये बातें निकल रही है। एक तो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसके वज़ीर आला भी हैं जाम कमाल, उसमें आपस में इख्तलाफात हैं। साले बोटानी वगैरह ये उनके मुखालिफ हैं
और जाम कमाल के ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं। फिर पीटीआई इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, लेकिन उनके दरमियान भी इख्तलाफात मौजूद हैं। और फिर अपोजिशन ज़ाहिर है बलूचिस्तान में अपोजिशन कम ही होती है, सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं, शामिल होती हैं, सबको ही मराहत मिलती है, फ़ायदा मिलता है। लेकिन वहाँ पर भी ये मालूम हुआ कि लोगों के दिल भरे हुए थे और वो मौके की तलाश में थे, और फिर हंगामा रहे, और फिर ये लाठीचार्ज और ये दरवाज़ों को बंद करना, गेटों को, ये एक लगता ये है कि बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने शायद हमें नज़र आ रहे थे। वैसे भी बलूचिस्तान के ऊपर मीडिया की निगाह कम होती है, वहाँ के सही हालात का इल्म नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल है, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा है, और यहाँ पे अपोजिशन कमज़ोर है। यहाँ पर बजट पेश किया गया, कोई हंगामा नहीं हुआ। सही। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो थोड़े बहुत अरकान हैं वो प्ले कार्ड लेके आए थे, कुछ उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बजट तकरीर या बजट इजलास को नहीं रोक सके। बजट तकरीर भी हुई और लोगों ने सुना। ANP ने पहले से बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन स्पीकर मुश्ताक गनी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया, उनसे मुलाकात की, तो आप उनको क्रेडिट यकीन देते हैं दहानी मुश्ताक करवाई। गनी साहब को, और बाकी जगहों पे आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया यूसुफ जई साहब। ये ज़रूरी नुक्ता था एक सियासत का, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा जो माहौल ख़बरों का होता है वो सियासत के गिर्द घूमता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जल्दी से अगर आप उस पर भी तबसरा कर दें, मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊँ। खान साहब का बयान दोबारा सामने आया, ये तीसरी चौथी दफ़ा हो रही है कि वजाहत की जा रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि हम अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जंगी अड्डे दे रहे हैं। क्या कॉमेंट्स हैं आपके? तो देखें, पहली बात तो ये है कि जब ज़ाहिर है उनसे सवाल होता है तो फिर उनको अपना मौक़िफ़ बयान करना पड़ता है, इसलिए वो फिर से बार बार वो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी भी काफ़ी लोग समझते हैं कि नहीं, कोई पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है, और ख़ास तौर पे जो अमेरिकी मीडिया है, जो उनके एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जिनसे बात करनी है उनसे बात हो चुकी है। यानी जब वो CIA के डायरेक्टर बर्न्स पाकिस्तान आए तो ये कहा गया, मीडिया में भी आया, कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करें, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन और जो उनके कंसर्न लोग हैं ISI, उनसे मुलाकात हुई है। अभी भी मेरे ख्याल में अमेरिका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से मायूस नहीं है, ठीक वो हो गया। कोशिश जारी सही। रखेगा। सही। उसको पाकिस्तान के जो अड्डे होंगे वो बड़े ही सस्ते पड़ेंगे, करीब पड़ेंगे। अब देखें, ठीक है, ड्रोन आम अगर नुक्ता ये, मैं उड़ेगा। वापस आती हूँ उसके ऊपर कि उसकी डिटेल्स जो आप कह रहे हैं कि मायूस नहीं। आसिफ दुरानी साहब, आपको क्या लगता है, वजाहतें भी हो रही हैं लेकिन इसके साथ साथ क्या सराहियाँ भी जारी हैं, शुकूक व शुबहात भी हैं, अबहाम भी हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहीं बैक डोर में कोई ना कोई बातचीत तो हो रही है। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में जो अब तक के जितने शवाहिद हैं उसकी बुनियाद पर तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को बेसिस नहीं दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने जो है तालिबान के साथ विड्रॉल का मुआहिदा किया है, और उसके बाद तालिबान जो है मुआहिदे के तहत इस बात के पाबंद हैं कि वो अफगानिस्तान में जो उनके कंट्रोल जो एरिया होगा उसमें वो उसको अलकायदा या दाइश को आप सैंक्चुरीज की इजाज़त नहीं देंगे। तो अगर कल को वो एक स्टेक होल्डर के तौर पे वक्त में भी आते हैं तो तब भी वो पाबंद होंगे। अगर ये सूरत हाल है तो उस सूरत में अमेरिका का बेसिस मांगना जो है उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। और दूसरा ये है कि जो अमेरिका पिछले 20 साल में जो खुद अफगानिस्तान में मौजूद हो के अगर कुछ नहीं कर सका तो बाहर बेसिस कर लेके क्या करेगा, तो इसलिए सही। ये बड़ा इंट्रीगिंग है। और तीसरी बात ये है कि तालिबान और ये अगर पाकिस्तान बेसिस फर्स्ट की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर बेसिस देगा तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक तीर से दो शिकार खेलेगा। एक तो तालिबान की नाराजगी मोल लेने वाली बात है, और दूसरा जो है जो खिते के जो जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके दरमियान भी जो है शक्कों को शुबात होंगे, खासकर चाइना के पाकिस्तान के बारे जी में, जी। क्योंकि और तालिबान अब तो, तो हर जी बात जी खुल के आ गई। जी, और जी तालिबान तो वार्न भी कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब से भी राय ले लूँ, फिर मैं आपसे जो अफगानिस्तान के अंदर अभी हालात चल रहे हैं उस पर भी आप तीनों की राय जानना चाहूँगी। लेकिन ये जो पहला नुक्ता है वो यही है कि ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, बेसिस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? जाहिर है
जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, उनका बयान एक संजीदा बयान है, उसके ऊपर शकूक का इजहार फिर भी जारी रहता है। और ये तीसरी चौथी बार है कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बड़ा दो टोक अंदाज में कह रहे हैं। इसके बावजूद क्यों है शकूक इतने? एक बेसिस लेने वाला है, दूसरा बेसिस देने वाला है। देने वाला तो कह रहा है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला कह रहा है कि हमारे कुछ तवक्कुआत हैं और जिस पर बात आगे बढ़ी है। जिस तरह विलियम बर्न जो CIA का चीफ है, उसने दौरा किया था, तो पाकिस्तान में उस दौरे की कोई शुनीद नहीं थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस न्यूज़ को तोड़ा और उन्होंने कहा कि सब स्टेक होल्डर से मुलाकात हुई है। उसने कहा कि कुछ बेसिस पर पाकिस्तान अपने कुछ लिमिटेशंस डालना चाहते हैं कि आपने किसको टारगेट करना है, वो टारगेट हमारी इजाज़त के मुताबिक होगा या सलाह मशवरे से होगा। और दूसरी बात ये है कि आपके टारगेट्स पहले से हो कि भाई किस आप दाइश को करेंगे। जिस तरीके से उनके मैकेंजी ने, जो सेंटकॉम कमांडर है, उसने कहा है कि दाइश जो है या इसके अलावा बाकी जो उधर TTP है, बाकी जंजू है, तो पाकिस्तान को उससे ख़तरा है और उस ख़तरे को निमटने के लिए हम उसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं अपने टेक्नोलॉजी के तहत, और जिसके लिए पाकिस्तान के बेसिस रिक्वायर्ड है। तो एक तरफ पाकिस्तान को थ्रेट भी आइडेंटिफाई कर दिया, दूसरी तरफ उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अपना मदद भी बता दी या रिक्वायरमेंट भी बता दी। और तीसरी बात ये भी कर रहे हैं कि अगर ये देते हैं तो फिर हम उसका रास्ता रोक सकते हैं, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आता तो फिर जंग के नतीजे में पाकिस्तान में उस किस्म के हालात आएंगे, उसके वायलेंस का एक नया वेव आएगा। और ये तकरीबन 11 से 13,000 जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये पाकिस्तान के खिलाफ मतलब ज़रूरत जो पाकिस्तान को स्पॉयलर्स है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कह वो रहे हैं ज़रूरत पाकिस्तान को है, मांग हम रहे हैं। हाँ, लेकिन एक और नुक्ता भी मैं बताना चाहता हूँ, वो ये भी है कि पाकिस्तान ने जो कॉरिडोर्स है, एयर एंड लैंड कॉरिडोर को एग्री किया है कि 2001 का जो मुआहिदा था उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, और अगर ज़रूरत है तो फिर बेस और कॉरिडोर इंटरकनेक्टेड है, उसको आपस में जुदा करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो मुशर्रफ के ज़माने में जो बेसिस दिए गए थे तो उसने कहा मैं बड़ा लिमिटेड एक्सेस दिया था, लेकिन अमेरिका बादशाह है, वो फिर लिमिटेड को तो नहीं सोचता। लेकिन तो वो जब अपनी हमारे मर्जी के हालात मुताबिक खराब हुए तो इस्तेमाल- ज़ाहिर है वो मुआहिदा तो उस तरह से सस्पेंडेड था। नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उसको कंटिन्यू रखें, ठीक हो गया। पाकिस्तान का अच्छा, स्टांस ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, उस सारी सूरत हाल का मलबा पाकिस्तान पे डालना ठीक नहीं है, और अमेरिका अगर इनखला करता है तो इस्तेहकाम की जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। और आप देख रहे हैं झड़पें हो रही हैं, तालिबान ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं, जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा एतमाद भी नहीं है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को। बुरी हुकूमत कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता, ये भी एक अहम सवाल है। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम करें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में। इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर एक बराह रास्त असर हमेशा से रहा है। अफ़गानिस्तान में जब से बदअमनी शुरू हुई, जब से वहाँ पे जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान में सिर्फ ये रिफ्यूजीज़ के क्राइसिस की उसकी बात नहीं है, बल्कि माशी तौर पे भी, और फिर हमारे बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी हम सफ़र तो करते रहे। दुरानी साहब, जो इस वक्त अमेरिका की ख्वाहिश है वो आपको बज़ाहिर क्या नज़र आती है? आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा कि एक तीर से दो शिकार अमेरिका करना चाहता है, तो हम कैसे इस मतलब ये एक डेलिकेट सिचुएशन है, और इस डेलिकेट सिचुएशन को हम कैसे सही कर सकते हैं? आपको याद होगा पहले हमने थोड़ा सा जब वो हार्ड स्टांस लेने की कोशिश की तो हमारे ऊपर कुछ जो आ रही थी एड वो बंद हो गई, हालात बहुत ख़राब हो गए, तो वो वाली तलखी भी हम अफोर्ड नहीं शायद कर सकते। नहीं, हम पे सैंक्शंस तो रही हैं, हम पे तो पूरा 90s का जो दौर था, अब हम में था तो हम उनके और उनके जैसे जाते ही हम पे सैंक्शंस आ गई। प्रेसलर अमेंडमेंट थी, ब्राउन अमेंडमेंट थी, ग्लेन अमेंडमेंट, वो सारे उसके तहत जो सैंक्शंस हम पे आ रही थी वो हो चुकी थी। पूरा 90s का पीरियड, बल्कि 9/11 के बाद तक जो है वो सैंक्शंस हम पे रही थी।
तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए हमें उसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। और उसमें ये है कि हमारे लिए जो चाइना है उसकी जो अहमियत है वो मेरे ख्याल में अमेरिका से ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वी ओ इट टू चाइना, नॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके अलावा जो आप भी आपका जो एक, अगर आप इस वक्त एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखेंगे तो जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $60 बिलियन प्लस का, वो आपको कहीं से भी दुनिया में नहीं मिला। और फिर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो, उसमें अमेरिका तो कभी भी नहीं उतरेगा। अगर आपको जो है दोनों को तराजू में डालना पड़ेगा दो पड़ों में, तो अमेरिका जो है कहीं पे भी नजदीक भी नहीं आता। और अमेरिका के साथ चूंकि ट्रांजैक्शन है तो कुछ लोग दो की बुनियाद में था। अब इसमें जो वो लेना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे लिए जो है सूदमंद नहीं है। जी ठीक हो गया। आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब कि हम इस इतनी डेलिकेट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा एक बहस रही है और हम ये कहते हैं कि अब रीजनल पॉलिटिक्स का ज़माना आ गया। अब रीजनलिज्म जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करने की चीज़ है। यू थिंक कि वाकई हम इस जगह पे आ गए हैं, अभी भी हम चाहते हैं कि सारे ही हमारे साथ रहें? देख लो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट से या पार्टी इंटरेस्ट से अगर ऊपर रखें तो फिर तो उसके लिए आप स्पेस भी बना सकते हैं और उसके लिए अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्परी हैं और आप अपने डिसीजन जिस तरीके से ईरान में प्राइम मिनिस्टर ईरान ने या इसके अलावा जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने जो ये बात कही कि उस मुल्क की जब वहाँ पर $4 बिलियन का जो चाइना की इन्वेस्टमेंट थी उसकी जब मुआहिदा हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा जो ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो एक फ़ोन कॉल पर अपने फ़ैसले बदल दें। तो आया ये जो इशारा था किसकी तरफ था? पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो कैच है या जो पूरा फंडामेंटल जो पूरा CPEC का है वो ये है कि ईरान चाइना से कनेक्टेड नहीं है और वो CPEC के ज़रिए कनेक्टेड है। तो वहाँ पर अगर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है तो उनके जितने पोर्ट से उनका जो ऑयल है 21 ईयर्स के लिए वो इनफिक्स रेट पर देना चाहते हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो इस इकॉनमी का $400 बिलियन का एक ऊजिंग आउट इफेक्ट होगा। दूसरी बात ये होगी कि CPEC जो है वो जो आपका गवादर है और उनका शाबहार एक ट्विन सिटीज़ के पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तीसरी बात ये आ जाती है कि CPEC ज़ाहिर है कि एक फ्लैगशिप गेम चेंजर है, तो चाइना उसको किस नज़र से देखेगा? अगर उसको नुकसान पहुंचा है जिसके ज़रिए पाकिस्तान भी उसमें उसका अगर कोई मतलब है कि हिस्सा हो, फिर तो ज़ाहिर है वो बददिल हो जाएगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपका अपोजिशन हो, आपके बाकी जो इदारे हैं, उन सब को मिलकर इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने बनाना होता है स्ट्रेटजी या नेशनल पॉलिसी, उसको आपको डिफाइन करना। और यही है कि आप नेबरहुड, आप अपना, ठीक है अमेरिका बड़ा पावर है, सबका नेबर है, लेकिन चाइना आपका बड़ा इमीडिएट नेबर है। और फिर इस वक्त आपके जो इकॉनमी की बात हो रही है, तो इकॉनमी तो अब आपकी मोस्टली चाइना के साथ जुड़ी हुई है। यूसुफ ज़ई साहब, हमने देखा कि चाइना और रशिया का जो इंटरेस्ट अभी अफगानिस्तान के पीस और स्टेबिलिटी में काफ़ी हमें वाजे और बढ़ता हुआ नज़र आता है। वहाँ पे वसर रसूख भी है, ज़ाहिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट अप्रोच है क्या? कैसे वो अपना किरदार वहाँ पे निभाता रहे जो हमेशा से निभाता आया है, और आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करते रहें साथ साथ? देखिए, अफगानिस्तान के अमन के हवाले से जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी इनिशिएटिव आया, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, उसमें हिस्सा लिया। चाहे वो चीन ने किया, रूस ने किया, अमेरिका ने किया, कहीं से भी अगर कोई भी इनिशिएटिव आया तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बना। तो ये बड़ी अहम बात है। और आप फिर देखिए कि चीन और रूस ने मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस से बुला के और तालिबान से रब्ते करके अमेरिका को मजबूर किया कि वो तालिबान से अपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए और अमन मुआहदा करे। यानी अमेरिका को उन्होंने ऑन ट्रैक रखा। पीस का जो पीस जर्नी है, पीस की जो सफ़र है, वो अमेरिका, चीन और रूस के दबाव की वजह से और पाकिस्तान के किरदार की वजह से वो प्रोसेस चलता रहा
और बिल आखिर वो तालिबान और अमेरिका का अमन माहिदा हो गया। अभी भी चीन और रूस का बड़ा अहम रोल है और ये जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको भी ऑन ट्रैक रखना है, चाहे उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही, लेकिन वही एक रास्ता है, बिल आखिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रोल है, देखें अशरफ गनी ने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है या जंग। यानी उन्होंने तो एक नेगेटिव हवाले से बात की है और सारा बर्डन, सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। लेकिन अशरफ गनी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है, अमेरिका की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, नेटो के ममालिक की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है और सबको मिलकर इसका बोझ उठाना है और ये मसला हल करना है, वरना अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो अफ़गानिस्तान को तो नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को और बाकी हमसाया मुल्कों को होगा और दुनिया को भी काफ़ी घबराहट है कि आइंदा जाकर क्या होने वाला है। अगर आप तीनों मुझे एक एक जुमले में अशरफ गनी की हुकूमत और जो हम एक मजबूत अबूरी हुकूमत का मुतालबा कहीं कहीं से होता हुआ देखते हैं कि वहाँ पे अफगानिस्तान में एक मजबूत अबूरी हुकूमत होगी तो शायद ये ट्रांजिशन और ये सारा मामला ज़रा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि अशरफ गनी के ऊपर तो उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग ही नहीं हो सकी। तो क्या उसका वे फॉरवर्ड हो सकता है? यूसुफ जैसे पहले आप, फिर मैं दुरानी साहब की तरफ जाऊँ। मैं कहूँगा जी कि वहाँ पे ट्रांजिशनल अबूरी हुकूमत के बगैर और कोई रास्ता ही नहीं है। अशरफ गनी हुकूमत के साथ तालिबान का कोई भी मुआहदा नहीं हो सकता। सही। अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। अशरफ गनी को अमेरिकी मीडिया अमन के रास्ते की एक रुकावट के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल में ये अबूरी हुकूमत तो सबका मुतालबा है। ठीक है, दुरानी साहब आपका क्या ख्याल है कि कैसे हो सकती है वो अबूरी हुकूमत जो ट्रांजिशन को स्मूथली इम्प्लीमेंट करा दे? मैं रहमुल्लाह साहब के साथ मुत्तफिक हूँ और इसमें अशरफ गनी साहब को अब मेरे ख्याल में देख लेना चाहिए कि वो इस वक्त वो चेकमेट हो चुके हैं, तो इसलिए उनके पास खुद उनकी हुकूमत के अंदर जो धड़े हैं उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है और फिर ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वो तालिबान के साथ इन कांटेक्ट हैं और फिर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इवन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी सरेंडर कर रही हैं बाज़ जगहों पे, तो इसलिए ये चीज़ ज़ाहिर है अब ये वाज़ेह होती जा रही है कि उसमें अशरफ गनी साहब जो है अगर आइंदा बात करेंगे तो उनके पास जो है वो बार्गेनिंग पावर जो है क्या है। जी सही। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, मैं आपसे भी इस पर राय लूँगी अशरफ गनी की हुकूमत के ऊपर ब्रिगेडियर साहब, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ ईरान में नए सदर जो मुंतखब हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पता है कि जो मनसब आला है, जो राबर आला हैं, उनकी ही बात हरफ आखिर होती है। बहरहाल सदर एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है और ये शख्सियत भी अहम है जो नए सदर मुंतखब हुए हैं, तो इस पर कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, हम बात कर रहे थे कुछ कि अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत है वहाँ पर वो इतनी कमज़ोर है और उनके ऊपर इतना अदम एतमाद मुख्तलिफ हवालों से होता है और पाकिस्तान के लिए भी वो हमेशा ही बड़े ही नेगेटिव उनके तासरात सामने आते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आपकी भी राय ले लूँ कि कैसे एक ऐसा निज़ाम वहाँ पे आ सकता है कि जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स कम अज़ कम जो मिनिमम चीज़ें उनके ऊपर राज़ी हो जाएं और ये ट्रांजिशन हो जाए, क्योंकि अभी तक तो लगता है कि वहाँ विदिन जो अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे तो कोई मुआहदा या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है और इंटेंशन भी नहीं है, अभी तो लड़े जा रहे हैं आपस में। वो तो बिल्कुल जिस तरह अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है और जिस तरह सोवियत यूनियन चला गया, उसके बाद जो मक्का में अकॉर्ड हुआ वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वहीं पर भी वो लड़ाई झगड़े वगैरह, फिर तालिबान फैक्टर आ गया। अब तालिबान फ्राम वैंक्विश टू दी विक्टर आ गए। ये एक बड़ा अजीब मतलब है कि फिनोमेना है। अब जो विक्टर है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है और नॉर्मली जब जंग ख़त्म होने लगती है तो ये फिनोमेना होता है जंगों में कि अख्ताम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, सेकंड में भी हुआ। अब बात ये है कि अशरफ गनी अपने लिए कोई न कोई इक़्तिदार में एक स्लॉट ढूंढना चाहते हैं। अब वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसको क्या स्पेस मिलता है और अगर वो अपने इस रूल को प्रोलॉन्ग करते हैं उसको कितना। पहले तो उसने कोशिश की सौगन लेने में, मतलब है वोट लेने में,
फिर उसके बाद कैदियों को छोड़ने में, फिर ये बातचीत को आगे बढ़ाने में। लेकिन अभी अशरफ गनी के लिए ये है कि मेरे ख्याल में कि वो उसका माइंडसेट जो है कि मुझे अगर इंटरम में कुछ नहीं मिलता या अगर तालिबान को मेजर हिस्सा मिलता है तो फिर उसका अगर रोल कम हो जाता है तो फिर वो जंग को तरजीह देगा। वो क्योंकि अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स को देख लो तो वहाँ पर यूँ लगता है कि शायद जंग उनको ज़्यादा अजीज़ है बनस्बत अमन के। अच्छा, ये नेटो की एक डिफेंस स्टडी भी अभी आई है हाल ही में, तो उसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स उनके बारे में यही ख्याल किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पावर शेयर चाहते हैं। यूसुफ जई साहब, ईरान की भी कुछ बात कर लें, और ईरान भी जाहिर है इस पूरी सूरत हाल में एक अहम एक स्टेक होल्डर भी है, उसकी शराकतदारी भी है, बॉर्डर्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि जो नए सदर आए हैं उनकी वजह से कोई तब्दीली आएगी और वो जो जौहरी प्रोग्राम है ख़ामेनी साहब वापस आना चाहते हैं, यू थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वो डेवलपमेंट कोई हो सकती है इस सिलसिले में? देखिए, इब्राहिम रईसी साहब को बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जीत जाएंगे। तवक्को के मुताबिक वो जीते हैं और काफ़ी उनको वोट भी पड़े हैं। जो बाकी उम्मीदवार हैं वो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ये टर्न आउट जो इतना कम आया है ये बड़ा मेरे ख्याल में मायूस कुन है। और इससे लग ये रहा है कि ईरानी अवाम को भी पता था कि रईसी साहब जीतेंगे, ईरानी अवाम को भी पता है कि यही आयतुल्लाह ख़ामेनी और जो उनकी गार्डियन काउंसिल है और जो वो आयतुल्लाज हैं, ज़ाहिर है उन्हीं का इक़्तिदार होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो मेरे ख्याल में एक मायूसी की फ़ज़ा है। इंतखाबात तो करवा दिए, लेकिन 6 उम्मीदवारों को पहले गार्डियन काउंसिल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। सही। और गार्डियन काउंसिल ही फैसला करती है कि कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा, कौन नहीं लेगा। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी नहीं थे, तो इंतखाबात के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ये है कि इब्राहिम रईसी जो हैं वो आयतुल्लाह ख़ामेनी के भी करीब थे और आयतुल्लाह ख़ामेनी के भी करीब है। कंजर्वेटिव हैं, हार्ड लाइनर हैं, और वो वही पॉलिसी चलाएंगे जो आयतुल्लाह ख़ामेनी चाहेंगे। सही। जो आयतुल्लाह चाहेंगे, तो वो ज़रा पिछले सदर जो थे उनके मुकाबले में इनकी पॉलिसी हार्ड लाइन होगी, सख्त होगी। ये ईरान की जो आज़ादी है, इस्तिक़लाल है, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये भी चाहेंगे कि जो मुआहदा हुआ था ये 6 मुल्कों के साथ बशमूल अमरीका, उसके ऊपर बात हो, उसमें पेशरफ्त हो, पाबंदियाँ हटें ईरान से। मेरे ख़्याल में वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे क्योंकि ये ईरान के मफाद में भी है। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, आपका क्या ख्याल है? और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो बुनियादी आज़ादियों के हवाले से काम करने वाले तंजीमें हैं वो थोड़ी सी कंसर्न भी हैं इनकी क़दामत पसंदी की वजह से। वो कहते हैं कि हो सकता है वो जो स्पेस है वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स ख़वातीन के हुकूक़ इस हवाले से शायद कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़्यादा वो स्पेस श्रिंक हो जाए, वापस ले ली जाए वो आज़ादियाँ। देखिए, ये स्पेस श्रिंक होती नहीं है, क्योंकि मैं 2 दफ़ा ईरान पहुँच रहा हूँ 1998 से 2001 में। उस वक़्त का ईरान खासा कंजर्वेटिव था, हालांकि ख़ातमी साहब जो एक मॉडरेट थे वो रूल कर रहे थे। और फिर 2016 से 18 तक मैं वहाँ एम्बेसडर था, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था जहाँ तक शख्सी आज़ादियों की बात है। अब भी जो है वो मॉडरेट वो कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि जो ईरान में मॉडरेट्स और जो कंजर्वेटिव हैं वो एक सिक्के के 2 रुख हैं, और वो एक ही उसमें उनके जो है परसेप्शंस में फ़र्क आ सकता है या उनके अप्रोचेस में फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे रेवोल्यूशनरीज हैं और रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे। और रेवोल्यूशनरी सेटअप है, क्लर्जी का रूल है, तो इसलिए वो उससे हटकर जा नहीं सकते। सही। और उसमें जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है जो रहबर है उनका फाइनल वर्ड होता है। तो इसलिए जो भी है, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर डील है उसके अंदर भी उनकी जो है रजामंदी शामिल थी, और तो तब ही रूहानी साहब ने उस पर दस्तखत किए थे मुआहदे पे। तो अब भी वही सूरत हाल होगी। इसलिए फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, अफगानिस्तान की पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ईरान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ईरान वैसे ही पिछले 15 सालों से तालिबान के साथ जो है वो राब्ते में है, उनके साथ उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, ये फाइनेंशियल एड भी उनको देते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है आप कह रहे हैं कि वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना ही जो अंदरूनी सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आपका क्या ख्याल है ईरान की? ज़ाहिर है अब ईरान का भी एक स्टेक है
जैसे तालिबान के साथ जिस असर रसूख की ज़्यादा पाकिस्तान दावा करता है, शायद ईरान का भी शायद उसके बराबर ही कहीं असर रसूख होगा कुछ ग्रोहों के ऊपर। हाँ, वो तालिबान ने अपनी डिप्लोमेसी काफ़ी रीजनल पावर्स के साथ और ईरान के साथ शेयर की है और विज़िट भी किए हैं। तो वो वाला अप्रोच पहला वाला नहीं रहेगा ईरान का तालिबान की तरफ, अब कुछ सॉफ्ट अप्रोच रहेगा। दूसरी बात है, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मुआहिदा नहीं होता और वहाँ पर, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरह ईरान की तरफ भी बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ और एक ह्यूमन क्राइसिस होंगे। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक रईसी साहब का ताल्लुक़ है, तो अब इज़राइल में भी एक हार्ड लाइनर आ गया और ईरान में भी एक हार्ड लाइनर आ गया। तो जहाँ तक उधर के पॉलिटिक्स से इराक़ के हुए या शाम के हुए या लेबनान के हुए, उस पर ज़रूरी है कि ईरान का होल्ड सख्त होगा। तीसरी बात ये भी है कि जहाँ तक न्यूक्लियर डील का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल में वो एम्प्लाई एंड डिनाई वाली पॉलिसी रहेगी। ईरान डेफिनेटली मतलब एक एनरिचमेंट की तरफ, बल्कि वो तो गए हुए हैं, उन्होंने वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हासिल की है। अब ये है कि उसको कितना अरसा तक ये जो पहल करने का इंतजार है वो है कि अमेरिका करे या ईरान करे। बहुत हाँ, लेकिन इसका भी जो हिस्ट्री है कि जब अपोजिशन ने एहतजाज किया था तो उस पर बड़ा। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आसिफ दुरानी साहब बहुत शुक्रिया, यूसुफ जई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। बहुत अहम है रीजनल ये तमाम चीज़ें और तब्दीलियाँ, पाकिस्तान बराह रास्त इनसे मुतासर होता है। पाकिस्तान ज़ाहिर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा और अभी तक की जो सरकारी हमारा जो मौक़िफ़ है हम उसी को मानेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका को जंगी अड्डे नहीं देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।